साथियों नमस्कार। साथियों मैं राजेश पांचाल आज आपकी सेवा में फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक अहम सवाल के साथ। और सवाल है कि गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड के साथ जो भी मैस हुआ, जो भी उथल पुथल हुई, जिसकी वजह से हम सभी को भुगतना पड़ा, वो क्यों हुआ। और दूसरा सवाल कि कंपनी वापस खड़ी क्यों नहीं हो पाई। और तीसरा सवाल कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन था। मुझे लगता है ये तीन सवाल हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि जो कुछ हुआ क्यों हुआ, वो ठीक क्यों नहीं हो पाया समय से, और उसके लिए जिम्मेदार कौन था। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी हुआ वो लोगों को ऐसा लगता है, सभी इन्वेस्टर्स को, सभी मेरे भाइयों को ऐसा लगता है कि नवंबर 2018 से सब कुछ खराब होना शुरू हुआ, परंतु ऐसा कतई नहीं है। ये जो भी कुछ हुआ इसकी नींव काफी समय पहले पड़ गई थी। जनवरी 2018 में इस कंपनी के साथ जो भी हुआ है उसकी नींव पड़ी थी। मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि 28 जनवरी 2018 वो दिन था जिस दिन ये सब कुछ जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, इसकी नींव पड़ गई थी। कैसे? कंपनी का एक बड़ा लीडर, बाइक बोर्ड की मीटिंग चल रही है और 28 जनवरी 2018 को उस बाइक बोर्ड की मीटिंग में अपनी खुद की एक नई कंपनी लॉन्च करने की घोषणा कर देता है। चलिए मैं बता देता हूं उस लीडर का नाम क्या था। उस लीडर का नाम था अतुल ठाकुर। और 28 जनवरी की मीटिंग के अंदर अतुल ठाकुर ने, क्योंकि अतुल ठाकुर ने वीरेंद्र मलिक की शह पर उसी के कहने से और उसी की सहायता से ये कंपनी बनाई थी और उसी की मदद से, इसलिए उस मीटिंग में अतुल ठाकुर ने अपनी नई कंपनी एटीएस के लॉन्च करने की घोषणा कर दी। अब बीच मीटिंग में उनको नहीं टोका गया, केवल उनकी इज्जत का ख्याल रख के कि चलो अब बीच मीटिंग में क्या इनको टोकना है, क्या इनको धक्के मार के निकालना है मीटिंग से, चलो कोई बात नहीं, लीडर है, इनकी इज्जत है, कोई बात नहीं। लेकिन उसका इतना गलत असर हुआ, काश उनको उसी समय धक्के मार के मीटिंग से निकाल दिया जाता, परंतु नहीं निकाला गया उनकी इज्जत ख्याल रख के। और उस बात का इतना गलत असर हुआ कि बहुत से लीडर, बहुत से इन्वेस्टर्स ने ये सोचा, ये समझा कि बाइक बोर्ड की मीटिंग में ये घोषणा हुई है तो शायद इस कंपनी की कोलैबोरेशन, इस कंपनी का सहभागिता जो है वो शायद बाइक बोर्ड के साथ है। इसलिए काफी सारे लीडर्स और काफी सारे इन्वेस्टर उस नई कंपनी जो लॉन्च हुई थी एटीएस के नाम से, अतुल ठाकुर सिग्नेचर्स, उसकी तरफ मुड़ गए।
चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नई कंपनी बना ली। नई कंपनी बनाने का सपना देखने का अधिकार सभी को है, परंतु दोस्तों कंपनी चलाने के लिए जो इंसान के अंदर काबिलियत होनी चाहिए वो सब में नहीं होती। और हमारे अतुल ठाकुर जी भी इस कंपनी को नहीं चला पाए। मुश्किल से 7-8 महीने चलाने के बाद वो कंपनी डूब गई। अब देखिए, उस कंपनी में पैसा जिसने भी इन्वेस्ट किया वो पैसा अतुल ठाकुर के पास गया और अतुल ठाकुर ने उस कंपनी को डुबो दिया, नहीं चला पाया। वापस भाटी जी के पास आया, अपने किए की क्षमा मांगी, गिड़गिड़ाया। भाटी जी ने उसे फिर से गले से लगाया और गले से ही नहीं लगाया बल्कि इतना बड़ा काम किया कि उस कंपनी की एटीएस की देनदारी जितने भी इन्वेस्टर्स की थी, जितने भी इन्वेस्टर्स को पैसा वापस दिया जाना था, उस सारी देनदारी को संजय भाटी जी ने स्वीकार कर लिया और ये कहा कि ये सारी देनदारी गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड चुकाएगी। यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो इंसान किसी एक ऐसे नालायक लीडर की देनदारी को स्वीकार कर सकता है, उसकी कंपनी को स्वीकार कर सकता है, जिसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया हो, फिर भी उसे गले से लगा लिया, उसकी सारी देनदारी को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, जो इंसान दूसरे किसी की कंपनी की देनदारी स्वीकार कर सकता है, क्या आपको लगता है कि वो अपनी कंपनी की देनदारी से भागता होगा या वो अपनी कंपनी की देनदारी को स्वीकार नहीं करेगा? मुझे तो नहीं लगता। आप भी सोचिएगा कि जिस इंसान ने दूसरी कंपनी की देनदारी को स्वीकार कर लिया, वो अपनी कंपनी की देनदारी से कैसे मुंह मोड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? लोगों को पेमेंट्स जाने लगी, लेकिन इसी बीच एक वाक्या और हुआ। एक हमारी बहन है, उनका नाम है प्रमिला, गाजियाबाद की रहने वाली हैं। उनके चाचा चाची ने उस एटीएस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था। उनका 27 लाख रुपए की रकम निकलती थी एटीएस के तरफ। वो लोग, प्रमिला जी की जो चाचा चाची थे, वो गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड में आए और संजय भाटी जी के सामने अतुल ठाकुर को मां की, बहन की और पता नहीं क्या क्या गालियां देने लगे और ये कहा कि आज हम इसके खिलाफ एफआईआर करेंगे और इसको बंद करवाएंगे। संजय भाटी जी वहीं थे। उन्होंने कहा कि ये मेरा लीडर है और इसकी सारी देनदारी मैंने स्वीकार की है, आपका पैसा बताओ कितना निकलता है। उनका 27 लाख रुपया जो निकलता था वो तुरंत संजय भाटी जी ने अपने पास से उनको चुकाया और उनको रवाना किया। अब इस भलाई का नतीजा क्या निकला? इस भलाई का नतीजा निकला कि जो और डायरेक्टर्स थे कंपनी में,
गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड में जो और डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया। डायरेक्टर जो थे ऑब्जेक्शन कर सकते थे, ठीक है, लेकिन संजय भाटी जी ने कहा कि देखो, जैसे तुम कभी लीडर थे और तुम्हें डायरेक्टर बनाया, उसी तरह ये भी मेरा लीडर है, ये भी मेरी कंपनी का पार्ट है। अगर मैंने इसके लिए पेमेंट की है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन और डायरेक्टर्स नहीं माने और बहस बढ़ गई, और बहस इतनी बढ़ गई कि संजय भाटी जी ने गुस्से में ये बोल दिया कि अगर मैंने गलत डिसीजन लिया है, ये 27 लाख रुपए मैंने दिए हैं, या मैं एटीएस की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है देनदारी की, अगर ये आपको मेरा डिसीजन गलत लगता है तो ठीक है, मैं इस कंपनी को छोड़ देता हूं, आप डायरेक्टर हो, आप संभाल लो इस कंपनी को। और इस गुस्से में उन्होंने गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड से रिजाइन कर दिया। अब सोचिएगा दोस्तों, एक लीडर की देनदारी स्वीकार करके और इस भलाई के चक्कर में दूसरे डायरेक्टर्स ने जब ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने गुस्से में आकर के रिजाइन कर दिया कंपनी से। और सबसे अजीब बात यह रही कि जितने भी डायरेक्टर थे उस समय पर, उन सभी ने उनके रिजाइन को बहुत खुशी से स्वीकार कर लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बाहर निकल के संजय भाटी जी इन्वेस्टर्स के बीच में जाके अगर ये कहते कि मैंने गुस्से में आकर के रिजाइन कर दिया है, तो शायद उस समय जितने भी इन्वेस्टर्स थे या जो दूसरे लीडर्स थे, वो शायद उन डायरेक्टर्स को स्वीकार न करते, और शायद गलत हो जाता उस समय। अगर उनको स्वीकार नहीं करते तो उनकी ज्यादा बेइज्जती हो जाती। इसलिए संजय भाटी जी ने बाहर निकल के इन्वेस्टर्स के और लीडर्स के बीच में ये बोला कि मैं इसलिए रिजाइन किया हूं कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। और ये बात सही भी है कि जब उन्होंने यहां से रिजाइन कर दिया तो उनके लिए इलेक्शन लड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, या टिकट लेना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। तो वो इलेक्शन की तरफ चले गए और यहाँ डायरेक्टर्स को बोल दिया, ठीक है, तुम्हें मेरे डिसीजंस के ऊपर ऐतराज है, तुम कंपनी चलाओ, तुम संभालो कंपनी। अब साथियों, अब दूसरी कहानी शुरू होती है। दूसरी कहानी ये शुरू होती है कि 18 नवंबर 2018 तक कंपनी ऐसी स्थिति में थी कि वो किसी दूसरी कंपनी की भी देनदारी को स्वीकार कर रही थी, और तब तक किसी की पेमेंट्स भी नहीं रुकी थी, सभी की पेमेंट अच्छे से जा रही थी। अब दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि उनके जाते ही पेमेंट्स रुक गई सभी की। उसका क्या रीजन रहा, हकीकत क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। हकीकत ये है दोस्तों कि जो भी डायरेक्टर्स बने इस कंपनी में, साइनिंग अथॉरिटी उनके पास आ गई, तो वो अपने आप को ये काउंट करने लगे कि अब मैं कितने हजार करोड़ का बंदा हो चुका हूं, कितने हजार करोड़ का आदमी बन गया अब मैं। और कुछ लोगों की आंखें ऐसी चौंधी आई, कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, कुछ लीडर्स ने तो, कि मैं
अब इस कंपनी में इतने % का मालिक हूं, ये मेरा इतना हिस्सा बनता है, मैं अपनी पूरी टीम भी लेके जाऊंगा और अपना हिस्सा भी लेके जाऊंगा पैसे का। कंपनी को संभालने की जगह, लोगों की पेमेंट्स रिलीज करने की जगह, अब वो बचे हुए डायरेक्टर्स ये सोचने लग गए कि मेरा हिस्सा कितना बन रहा है, कितने करोड़ बन रहा है, या कितने हजार करोड़ बन रहा है, या कितने 100 करोड़ बन रहा है, मैं अब कितने वर्थ का आदमी हो चुका हूं, अब मेरी क्या कीमत है। लोग अपनी कीमत आंकने लगे, उन्होंने इन्वेस्टर्स की तरफ नहीं देखा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस लीडर ने ये कहा था ना कि मैं अपनी टीम भी लेके जाऊंगा और अपना हिस्सा भी लेके जाऊंगा, वो लीडर भी ज्यादा दिन तक कंपनी नहीं चला पाया अपनी, और चलाने की छोड़ो, लॉन्च भी नहीं कर पाया तरीके से, ढंग से। तो और नाम भी बता दूं उस लीडर का, उस लीडर का नाम था रवि वर्मा, जो अपनी पूरी टीम को लेकर के गया था और उसने कहा था मैं अपनी अलग कंपनी बनाऊंगा। मुझे आज कहते हुए भी शर्म आ रही है, बड़ी शर्म आ रही है कि ऐसे ऐसे लीडर्स और ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स इस कंपनी में थे जिन्होंने संजय भाटी जी के जाते ही लूट खसोट शुरू कर दी, ये सोचना शुरू कर दिया मेरा कितना हिस्सा है, मैं कितना ले जाऊं। कितनी अजीब बात है। एक इंसान ये कहता है कि ठीक है, ये इस कंपनी में लीडर था, मैं इसकी बनाई हुई कंपनी की सारी देनदारी मैं स्वीकार करता हूं, मैं दूंगा। और उस इंसान के कंपनी से निकलते ही लोग अपनी लूट खसोट शुरू कर देते हैं, लोगों की पेमेंट रोक देते हैं, इन्वेस्टर्स की पेमेंट रोक देते हैं। बड़ी अजीब बात थी ये, जिसको इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाए उस समय पर, क्योंकि कभी भी भाटी जी ने आकर के ये बात इन्वेस्टर्स के सामने और दूसरे लीडर्स के सामने नहीं बोली कि उन्होंने गुस्से में रिजाइन किया था और गुस्से में वो राजनीति की तरफ चले गए थे। सिर्फ इसलिए नहीं बोली कि उन डायरेक्टर्स की बेइज्जती ना हो और कंपनी से लोग विमुख ना हो जाएं, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि लोगों की पेमेंट्स रुक गई, डायरेक्टर्स अपने अपने बारे में सोचने लगे, जो भी बचे हुए थे। अब साथियों, फिर से जब संजय भाटी जी को ये लगा कि ये लोग नहीं संभाल पाएंगे यार, ये मेरे नाम को डुबो देंगे, मेरे गर्वित ब्रांड नेम को डुबो देंगे, तो संजय भाटी जी फिर वापस कंपनी की तरफ मुड़े और उन्होंने ये कहा, 25 जनवरी को उन्होंने अपने भाषण में ये कहा सभी इन्वेस्टर्स के सामने कि मुझे 100 दिन का समय दो, मैं जितना भी ये उथल पुथल हुई है उसको सबको टैकल करके, उसको सबको संभाल के 100 दिन के अंदर अंदर मैं सब कुछ सही कर दूंगा और 2 से 4 फरवरी के बीच में मैं वापस डायरेक्टर बन के आ जाऊंगा। अब साथियों, यहां पे भी एक पेच है। क्या इन्वेस्टर्स ने ये कहा कि संजय भाटी जी ने लोगों को धोखा देने के लिए ये भाषण दिया, ना तो वो 2 से 4 फरवरी के बीच में डायरेक्टर बन के आए और ना उन्होंने 100 दिन के अंदर वो चीजें संभाली। अब दोस्तों, मैं आपको फिर से एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं कि 2 से 4 फरवरी के बीच में वो डायरेक्टर इसलिए नहीं बने कि जिन लोगों के पास साइनिंग अथॉरिटी चली गई थी
उन्होंने कभी वापस साइन नहीं किए उनको डायरेक्टर बनाने के लिए, अपॉइंट करने के लिए। और देखिए मजे की बात कि आज तक भी वो लोग संजय भाटी जी को वापस डायरेक्टर बनाने के लिए तैयार आज तक भी नहीं है। आज तक भी संजय भाटी जी कहते हैं कि मुझे डायरेक्टर बनाओ, मैं संभालता हूं अब भी सब कुछ, लेकिन वो अब भी तैयार नहीं है उनको डायरेक्टर बनाने के लिए। और मैं क्या कहूं, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं कि कुछ तो ऐसी भी बात सुनने में आई कि किसी ने ये कहा है कि अगर संजय भाटी को वापस डायरेक्टर बनना है तो मैं साइन करने के 100 करोड़ रुपया लूंगा। बताइए। और एक बात मैं बताऊं दोस्तों, आप शायद मुझे जानते हैं, मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं कहता हूं। पहली बात तो ये है, अगर एटीएस कंपनी के बारे में ना पता हो तो पता कर लीजिएगा कि एटीएस कंपनी अतुल ठाकुर ने बनाई थी कि नहीं बनाई थी। ये भी पता कर लेना कि उसको डूबने के बाद अपने गर्वित इनोवेटिव के साथ मर्ज कर लिया था कि नहीं कर लिया था, और उसकी सारी देनदारी स्वीकार की थी कि नहीं की थी। आप लोगों को सवाल का जवाब तो शायद यही मिल जाना चाहिए कि जब दूसरी किसी डूबी हुई कंपनी की देनदारी स्वीकार कर सकते हैं संजय भाटी जी, तो अपनी कंपनी की देनदारी से कैसे मना करेंगे। और दोस्तों ये भी पता कर लेना कि रविंदर वर्मा ने ये बोला था कि नहीं बोला था कि मैं अपनी पूरी टीम और पैसा लेके जाऊंगा, नई कंपनी अपनी बनाऊंगा। ये आप पता कर लेना, आपको पता न मिले लगे तो मैं आपको सबूत दूंगा। मैं कोई भी बात बिना सबूत के नहीं बोलता हूं, याद रखना मेरी बात को। और चलो डायरेक्टर बनने की तो मैंने आपको बता दी, डायरेक्टर क्यों नहीं बने वो, और आज तक भी क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि उनको कभी किसी ने बनने नहीं दिया, वापस साइन ही नहीं किए उनको अपॉइंट करने के लिए, अब तक नहीं करने को तैयार। 100 करोड़ रुपया चाहिए उनको साइन करने के लिए। दूसरी बात, 100 दिन में संभाल क्यों नहीं पाए। जब डायरेक्टर नहीं बन पाए, उनके हाथ में पावर्स नहीं आई, अथॉरिटीज नहीं आई, तो वो कैसे संभाल लेते। और उससे भी अजीब बात कि लोगों से 100 दिन का समय मांगा, लोगों ने 100 दिन का समय भी नहीं दिया उनको संभालने के लिए। अब आप सब लोग बोलोगे कि जी 100 दिन का समय क्या, हमने तो 1.5 साल दे दिया, 1.5 साल हो गया अब तो यार एक बात बताओ, समय देने का मतलब क्या होता है। क्या समय देने का मतलब ये होता है कि जब सुबह दिन निकले तो आप उनके ऑफिस जाके बैठ जाओ, वहां पे हुड़दंगबाजी करो, वहां पे झगड़े करो, वहां ऑफिस बॉयज को काम न करने दो। क्या ये 100 दिन देना होता है। या 100 दिन देने का मतलब ये होता है कि जी हम 100 दिन आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, आप 100 दिन खुल के काम करो और हम आपको उस काम में सहयोग करेंगे जैसे आज तक करते आए हैं। परंतु इससे उल्टा हुआ, लोग जब ऑफिस खुलता था तो ऑफिस में घुस जाते थे, काम नहीं करने देते थे, हंगामा करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे ऑफिस में, और जब शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, तो वहीं रुक जाते थे अगले दिन करने के लिए। ऑफिस में दोस्तों आपको ना पता, ऑफिस में बहुत सारे लोग वहीं रुकने लग गए थे ऑफिस में ही रात के टाइम, कि अगले दिन फिर ऑफिस में जाना है हमें। तो किसने दिया 100 दिन का टाइम। क्या 100 दिन से पहले आप लोगों ने एफआईआर नहीं कर दी अपनी। अगर 100 दिन का टाइम दिया था
तो 100 दिन तक ऑफिस में जाने का मतलब क्या बनता था पैसे लेने के लिए, या 100 दिन तक एफआईआर करने का मतलब क्या बनता था? 100 दिन काम तो करने देते। साथियों, मुझे लगता है कि आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि कंपनी में ये जो सब कुछ उथल पुथल हुई वो क्यों हुई, और ये भी जवाब मिल गया होगा कि वो ठीक क्यों नहीं हो पाई। अब जो तीसरा सवाल था कि कसूर किसका, उसका जवाब साथियों मैं नहीं दूंगा, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिख के बताएंगे कि इसमें कसूर किसका रहा, कौन था कसूरवार। क्या वो शख्स कसूरवार था जिसने दूसरे की कंपनी की भी देनदारी स्वीकार की, या वो कसूरवार था जिसने उनको कभी डायरेक्टर नहीं बनने दिया वापस, या वो कसूरवार था जिसने बाइक बोर्ड की मीटिंग में अपनी नई कंपनी बनाने की घोषणा कर दी, या वो कसूरवार था जो संजय भाटी जी के डायरेक्टरशिप से हटते ही अपनी कीमत जांचने लग गए कि हम कितने हजार करोड़ के बन गए हैं, हम अपनी पूरी टीम लेके जाएंगे, नई कंपनी खोलेंगे। ये आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि आप एक ऐसे आदमी को कसूरवार ठहराते हो जो दूसरे की भी देनदारी स्वीकार करता है, या आप उन लोगों को कसूरवार ठहराते हो जो उनको आज तक भी डायरेक्टर बनाने को तैयार नहीं है ताकि ये कंपनी वापस खड़ी ना हो जाए। क्योंकि उन लोगों को आज भी डर है कि अगर हमने इसे डायरेक्टर बना दिया तो ये कंपनी वापस खड़ी कर लेगा और हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, एक एक बात हकीकत है, जांच लेना, परख लेना मेरी बात को। तो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके तीसरे सवाल का जवाब आपको देना है। और दोस्तों, अगर मेरी बात में कहीं थोड़ी सी भी आपको सच्चाई नजर आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि ये बात हर इन्वेस्टर्स तक पहुंच सके, हर उस लीडर तक पहुंच सके जो लीडर तो था परंतु उसे इस सच्चाई का कभी पता नहीं चल पाया। मैं चाहूंगा कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि जी मेरे वीडियो को लाइक करना या शेयर करना, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि मेरे वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना अगर मेरी बात में कहीं कुछ भी थोड़ा सा भी आपको सच नजर आया हो तो, या आपको सोचने पे मजबूर किया हो तो। दोस्तों, जरूरी है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डाल के और सब कुछ सोचना और फिर कोई डिसीजन लेना कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे इस हिंदुस्तान से कोई एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढ के लाके दिखाना जिसको भाटी जी ने कभी मना किया हो कि आपकी पेमेंट नहीं दी जाएगी। कोई एक ढूंढ के दिखाना। मुझे मालूम है बहुत से मेरे भाई कहेंगे कि मैं भाटी जी की तरफदारी कर रहा हूं। दोस्तों, मैं कभी किसी की न तरफदारी करता हूं न मैं किसी से दबता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने किसी का लेके नहीं खा रखा। मैं जो बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं, सच बोलता हूं और खरा बोलता हूं। ठीक है, मेरे को किसी का डर नहीं पड़ा हुआ। मैं जो बोलता हूं सबूत की बिना पे बोलता हूं, हर चीज का प्रूफ के साथ बोलता हूं मैं। और जिस भाई को मेरी इन बातों का प्रूफ न मिलता हो ना, वो मुझसे मांग ले, मैं दूंगा सबूत। ठीक है साथियों, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए
अंतिम बात जरूर कह देना चाहता हूं अपने सभी यूट्यूबर्स चैनल वाले भाइयों से कि मेरी किसी भी ऑडियो या वीडियो को मेरी मर्जी के खिलाफ अपने चैनल पर पोस्ट या रीपोस्ट न करें, तथा मेरे इन्वेस्टर्स भाइयों से मैं कह देना चाहता हूं कि किसी भी और चैनल पर सुनी किसी भी मेरी खुद की भी ऑडियो या वीडियो के लिए मुझे उत्तरदायी न ठहराएं, क्योंकि दूसरे चैनल वाले जब मेरी ऑडियो या वीडियो को कहीं पोस्ट या रीपोस्ट करते हैं तो उसके साथ छेड़खानी करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ सच की राह पर जो मेरा ऑडियो या वीडियो होगा मैं उसके लिए उत्तरदायी होऊंगा, और किसी भी चैनल के साथ मेरी अगर ऑडियो या वीडियो है तो मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं होऊंगा। और कोई भी यूट्यूबर भाई, कोई भी चैनल वाला मेरी ऑडियो या वीडियो को कतई अपने चैनल के ऊपर पोस्ट या रीपोस्ट न करे। सभी लोगों से, सभी इन्वेस्टर से, सभी यूट्यूबर चैनल वालों से मेरी विनती है। चलिए दोस्तों, अभी इसको ज्यादा लंबी नहीं करते, खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। सोच समझ के रिप्लाई जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और चलते चलते फिर कहूंगा, सोच समझ के रिप्लाई कीजिएगा और जरूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।